Hello, Assalamu alaikum students. Welcome back. Today we are going to discuss the moment distribution technique, and it is a technique for indeterminate structures. तो हमने लास्टली जो है वो if you remember हमने आर्चेस के बारे में डिस्कस किया था और hello, Assalamu alaikum students. Welcome back. Today we are going to start our new lecture regarding moment distribution technique और moment distribution technique जो है वो this is for the indeterminate structures. If you remember कि आपने जो indeterminate structures जो है वो जो पढ़े थे तो शुरू में हम लोगों ने determinate और indeterminate structures के बारे में डिस्कशन किया था कि जी indeterminate structures कौन से हैं जब उसके number of unknown reactions या internal forces number of equilibrium equations से जो है वो exceed कर जाए. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर ऑफ जो है वो फॉर एग्जाम्पल नॉट बट इट्स द रियल कि हमारे पास नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस जो है वो कितनी है हमारे पास 3 है. इफ द नंबर ऑफ अननोन्स और नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस और रिएक्शंस जो है वो अगर इससे एक्सीड करती हैं तो जो भी इससे ज्यादा एक्सीड होगा फॉर एग्जाम्पल अगर 6 अननोन फोर्सेस हैं तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो इनडिटरमिनेट टू थर्ड डिग्री होगा. 6 - 3 विल बी इक्वल टू 3. तो थर्ड डिग्री इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होगा. अब आपको पता है कि हमारे जो भी रीइंफोर्स जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं रीइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हैं बिल्डिंग्स हैं वो हमारी जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो सारे के सारे हमारे इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स हैं. अच्छा, ये जो चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा आपके साथ डिस्कशन हो जाए वो इस वजह से कि ये जो टेक्निक है वो पूरी इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए तो थोड़ा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर और थोड़ी कंपैरिजन कर ली जाए डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स के बारे में. तो दैट वुड बी यूजफुल अ बिट यूजफुल फॉर दैट कि हम चीजों को जो है वो समझ सकें. अच्छा, ये दो स्ट्रक्चर्स हैं. एक आपका जो है वो ये बोथ एंड फिक्स बीम है और ये सिंपली सपोर्टेड बीम है. ये आपका फिक्स बीम है और ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है. तो ये आपको पता है कि इसकी जो है वो ये थर्ड डिग्री इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है क्योंकि फिक्स सपोर्ट के 3 रिएक्शंस हैं. ओके, एक्सियल शियर एंड मोमेंट. ओके, I'm not spending my time over these things. We have already discussed these things. और ये simply supported beam है. अब if we compare these two structures, determinate and indeterminate structures, तो अगर आप देखें कि अगर आपका एक सिंपली सपोर्टेड बीम है इसका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा अगर ये आप केस हम कर चुके हैं इसका जो सिंपली सपोर्टेड बीम विथ हैविंग पॉइंट लोड एट इट्स मिड पॉइंट तो इसका जो मैक्सिमम जो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है वो क्या है हमारा PL/4. ठीक है, अब ये PL/4 जो है वो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है. ये चीज देखिए यहाँ पर भी जो है वो सॉरी PL/8 इट इज क्योंकि इसका जो रिएक्शन होगा वो P/2 होगा एंड P/2 होगा. 2 मिनट. इसको अगर आप देखें कि इसका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो हमारा PL/8 है. ठीक है, अगर हम इसको देखें और अगर हमारा जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उसका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो क्या होगा PL/4 होगा. ओके, तो PL/4 इसका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है आप ये देखें कि इसका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है सेंटर पे वो कितना है PL/8. इट मींस के पहली बात कि आपका अगर डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है तो इट विल हैव मोर बेंडिंग मोमेंट क्योंकि ये जो आपकी दोनों सपोर्ट्स हैं दोज विल रिलीज मोमेंट्स. ठीक है, ये दोनों के दोनों सपोर्ट्स आपकी जो है वो मोमेंट्स को रिलीज करती है. दे डोंट सपोर्ट मोमेंट्स, दे डोंट रेजिस्ट मोमेंट्स. लेकिन यहाँ पर ये फिक्स सपोर्ट है तो दिस विल शेयर द बेंडिंग मोमेंट ऑफ द स्पैन. ये स्पैन का जो बेंडिंग मोमेंट है ये वो सपोर्ट्स भी शेयर करेंगी. तो इसका जो सेंटर का जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो कितना होगा PL/8 होगा. ठीक है, अब PL/8 एंड विद PL/4 मींस देयर इज द बिट डिफरेंस, हाफ ऑफ द डिफरेंस कि ये जो है 50% लेस बेंडिंग मोमेंट कैरी कर रहा है. अच्छा, इसके अलावा अगर आप डिफ्लेक्शंस पे जाएं अगर आप डिफ्लेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स को देखें हम तो डिफ्लेक्शंस जो है वो आपकी जो फिक्स सपोर्टेड बीम है आपका उसकी जो डिफ्लेक्शन है वो 1/4 जो है वो डिफ्लेक्शन है और 1 ऑफ द स्ट्रेस जो है वो सिंपली सपोर्टेड बीम की है. मींस जितनी सिंपली सपोर्टेड बीम की डिफ्लेक्शन है. अच्छा, आप ये चीज जो है ना वेरीफाई कर सकते हैं जाके चार्ट्स में. मैंने वो चार्ट्स यहाँ पे शेयर नहीं किए. RC एबलर की बुक में लास्ट में आपको डिफरेंट केसेस की जो है वो बोथ एंड फिक्स का भी डिफ्लेक्शन गिवन है और आपका जो
बोथ एंड जो है वो सिंपली सपोर्टेड है, उनका भी डिफ्लेक्शन गिवन है। तो आप वहां पर देखेंगे तो वो डिफ्लेक्शन जो है आपका वो 1/4 है, जस्ट लाइक बेंडिंग मोमेंट 50% कैरी कर रहा है, मतलब जनरेट हो रहा है सेंटर ऑफ द बीम पे फिक्स सपोर्टेड में, फिक्स बीम में, फिक्स सपोर्टेड बीम में। तो इसमें भी डिफ्लेक्शन की जो वेरिएशन है वो भी अच्छी खासी है, 1/4 है डिफ्लेक्शन। 25% जो है डिफ्लेक्शन आती है आपका जो है एज कंपेयर टू सिंपली सपोर्टेड बीम, और इसमें स्ट्रेस भी जो है वो हाफ होती है। अभी तक जो है वो हमारा पलरा जो है वो इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का भारी जा रहा है, लेकिन लेकिन एक और जो है वो एडवांटेज है इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का, उसके बाद एक डिसएडवांटेज भी है जो कि हम सब ने जो है वो ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारा जो है बीम जो है वो फेल्यूर में आ जाता है, ओके। जब ये फेल्यूर में आएगा तो लाइकवाइज इसका जो है वो इस तरह से एक कोलैप्स मैकेनिज्म बनेगा, एक हिंज बन जाएगा। हिंज से, प्लास्टिक हिंज से मुराद ये कि खुदा न खासा किसी की अगर हड्डी टूट जाए तो वो बिल्कुल आप देखेंगे एक हिंज की तरह बन जाती है, ठीक है। मतलब वो आप उसको वो फ्रीली मूव करती है, वो जो लोड अगर आप उस हाथ से उठाएंगे, कोई चीज उठाने की कोशिश करेंगे खुदा न खासा, तो वो आप चीज उठा नहीं सकेंगे उसके बाद। अच्छा, इसी तरीके में इट मीन्स के ये जो है वो लार्ज जो है वो डिफ्लेक्शंस में चला जाएगा, लार्ज जो है वो स्ट्रेसेस में चला जाएगा, एंड सपोर्ट्स की जो है वो ये एंड सपोर्ट्स हैं हमारी, इनकी कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगी इन आफ्टर दैट फेल्यूर। मींस ये कोई भी इसको सपोर्ट नहीं देगी। इन केस अगर आपका इंडिटरमिनेट बीम है ये वाला, अगर आपका ये फेल होता है, ठीक है, और इसमें ये प्लास्टिक हिंज क्रिएट हो जाता है, तो आप इसमें देखेंगे कि ये सपोर्ट्स जो है इनके पास तीनों फोर्सेस हैं। एक्सियल है, शेयर है जो कि हिंज के पास भी है खैर, लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा जो है वो रिडंडेंसी जो है वो मोमेंट की है। मींस मोमेंट में अगर जो है वो इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, मोमेंट को जो है वो ये क्या करेगी कि जो इसकी मेंबर की जो फेलियर है वो इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगी सपोर्ट्स की तरफ। अच्छा, अब इसमें जो और जो मसला है, जो एक डिसएडवांटेज है आपका जो फिक्स सपोर्ट इंडिटरमिनेट जो है वो स्ट्रक्चर का जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर आप देखिए फॉर एग्जांपल ये वाली सपोर्ट जो है आपकी फिक्स सपोर्ट की अगर सेटलमेंट होती है इन केस, ठीक है, तो अगर ये सेटलमेंट होके फॉर एग्जांपल इस जगह से इस जगह पर ये जो है वो सपोर्ट आ जाती है, ओके। लाइकवाइज ये अगर इसकी फिक्स सपोर्ट है, ठीक है, इसकी प्लेस यहाँ पर आ गई है, इट मीन्स के इसका ये जो आपका ये जो इसका जो स्पैन होगा बीम का वो भी जाहिर सी बात है उसमें स्ट्रेसेस क्रिएट होंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। ये बात याद रखिएगा कि इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में कहीं पर भी कोई एक सपोर्ट डिस्प्लेसमेंट हुई, डिफरेंशियल सेटलमेंट हुई, कोई भी एक सपोर्ट जो है वो सेटलमेंट हो गई किसी भी एक सपोर्ट में, तो वो जो है वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स में जो है वो आपकी सेटलमेंट प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। अगर ये सारे के सारे स्ट्रक्चर में स्ट्रेसेस आ जाएंगी एंड यू विल बी इन बिग प्रॉब्लम, जस्ट लाइक अगर आरसीसी स्ट्रक्चर है आपका, उसमें कोई भी एक आपकी कॉलम की फाउंडेशन अगर सेटलमेंट होती है जिसको हम डिफरेंशियल सेटलमेंट कहते हैं, तो पूरे के पूरे जो कंक्रीट स्ट्रक्चर में स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी और खुदा ना खास्ता एक से ज्यादा जगह पे जो है वो क्रैक्स आ सकते हैं। मींस आपका जो स्पैन है, आपका स्ट्रक्चर का जो बीम का स्पैन है वो सेफ नहीं है। लेकिन द केस इज वाइस वर्सा इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। फॉर एग्जांपल अगर इसमें ये जो है सपोर्ट आपकी यहाँ पे जो है वो इसमें सेटलमेंट होती है, फॉर एग्जांपल दिस कम्स ओवर हियर, ओके, दिस इज रॉकर, तो इसमें जो है वो स्ट्रेट आप देखें कि ये बीम जो है वो सिंपली नीचे आ जाएगा क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है, ओके, इट इज जस्ट रेस्टिंग ओवर द सपोर्ट। तो इसमें विद इन द बीम मैंने इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, सो इट विल बी वेरी, मैं बल्कि कोशिश करता हूँ इसको जो है रेस करके कोई अच्छा सा जो है ना वो इसका बनाते हैं। ऑफकोर्स ये देखें, अगर आप इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होके जो है वो यहाँ पे आके प्लेस हो जाएगा, मतलब विद इन द स्पैन ऑफ द बीम कोई भी स्ट्रेस जो है वो इंड्यूस नहीं होगी। दिस इज द डिसएडवांटेज इन इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स, क्योंकि वो टोटली कंटिन्यूअसली जो है वो कनेक्टेड होते हैं, एंड अगर आपकी सपोर्ट सेटलमेंट होती है किसी एक जगह पे स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है, सो दैट वुड बी इंड्यूस्ड इन द होल स्ट्रक्चर, ओके। तो अब बात करते हैं जी कि इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्व कैसे किया जाए। इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए बेसिकली दो टेक्निक्स हैं, एक आपकी है फोर्स या फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, एक आपकी है डिस्प्लेसमेंट या स्टिफनेस मेथड। अच्छा जी, अब आप फोर्स या फ्लेक्सिबिलिटी मेथड पे हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि दैट इज नॉट आवर टॉपिक। फोर्स मेथड में आपके पास
जो है वो आप किस तरह जो है इक्वेशन कौन सी सॉल्व करते हैं, इसमें थोड़ी सी एक समरी है, मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। इसमें जो है वो फोर्सेस अननोन होती हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड में हमारे डिस्प्लेसमेंट्स जो है वो अननोन होती है, ठीक है। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में स्पेशली ये जो है वो हम रोटेशंस और डिफ्लेक्शंस को कैलकुलेट करते हैं। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक भी डिस्प्लेसमेंट टेक्निक है, लेकिन वहां पर इतना अंदाजा नहीं होता, वो सिंपली जो है वो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में ही जो है वो प्ले करती है। कॉम्पेटिबिलिटी या फोर्स डिस्प्लेसमेंट, इसको जो इसकी दो इक्वेशंस होती हैं जिसमें कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन यूज करते हैं और फोर्स डिस्प्लेसमेंट करते हैं। इसमें आप इक्विलिब्रियम और फोर्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस यूज करते हैं। इसमें जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो उनको जो है वो हम फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट्स कहते हैं, इसको जो है वो हम स्टिफनेस कोएफिशिएंट्स कहते हैं। इस मेथड के बाद जो ज्यादा एडवांसमेंट हुई है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक के बाद, फिर स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड्स हैं, उसमें आप मैट्रिसेस बनाते हैं ये जो स्टिफनेस के कोएफिशिएंट्स हैं उनसे। तो वो एडवांस टेक्निक है जिसमें स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड भी कहते हैं उसको, डायरेक्ट मैट्रिक्स मेथड भी कहते हैं, डायरेक्ट स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड भी कहते हैं, मुख्तलिफ उसके नाम है। उसके बाद जो है वो फर्दर जो है वो आपका जो अगर आप देखें तो उसमें जो फाइनाइट एलिमेंट डिस्प्ले, फाइनाइट एलिमेंट मेथड है, FEM है, ठीक है। ये फर्दर जो है वो एडवांस टेक्निक्स है एनालिसिस की, लेकिन उसकी बुनियाद जो है वो यही है कि वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो टेक्निक्स है। फोर्स मेथड जो है वो ज्यादा लेंथी है, बहरहाल आपका टॉपिक नहीं है, तो इफ वी हैव डिस्कस दोस थिंग तो अभी कंपेयर करने में बड़ी आसानी होती है। बहरहाल सो वी शुड प्रोसीड विथ आवर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक। तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक जो है, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक जो है वो हमारी ये जो डिस्प्लेसमेंट मेथड है, ठीक है, और बहुत ही इजी है। आप जो देखेंगे कि ये जस्ट लाइक अ गेम है, आप सिंपली जो है वो उसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको थोड़ी समझने की जरूरत है, एंड देन इट इज वेरी इजी, ठीक है। तो ये मल्टी स्टोरी फ्रेम्स के लिए भी है, ये हिबलर की बुक है, इसमें जो है वो मल्टी स्टोरी फ्रेम के लिए भी इसको जो है वो यूज किया हुआ है, ठीक है। सो जनरल प्रिंसिपल्स है जी, हार्डी क्रॉस साहब हैं जो हमारे, इन्होंने जो है वो 1930 में ये मेथड दिया हमें, ठीक है। तो ये मेथड जो है वो बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा इस मेथड के ऊपर जो है वो आपको जो है वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, ठीक है। देन अगेन हम जो है वो उसके ऊपर आते हैं, मैं थोड़ा इसके ऊपर ये जो है वो डिस्कशन करूंगा। फॉर एग्जांपल जो है वो आपका ये जो है वो देखें, एक बीम है, ठीक है, मैं इसको जो है वो रफली ड्रॉ कर रहा हूँ जी, ठीक है। ये कंटिन्यूअस बीम है, ओके। और इसके ऊपर आप समझे कि सारे के ऊपर जो है वो यूडीएल जो है वो एक्ट कर रहा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट कर रहा है, ओके। इस मेथड की जो बेसिक है, इस मेथड की जो बेसिक टेक्निक है वो बहुत ही अच्छी टेक्निक है कि आप क्या करते हैं इस मेथड में। इस मेथड में आप करते हैं जी, आप कहते हैं जी हम पहले क्या करेंगे, हम पहले सारे के सारे जॉइंट्स को जो है वो अज्यूम करते हैं कि वो लॉक हो गए, फिक्स हो गए, ठीक है। उनको लॉक करने के बाद जब हम इन जॉइंट्स को अनलॉक करेंगे, ठीक है, अब होगा क्या, एक्चुअली होगा क्या, मैं अगर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, थोड़ी इस वाले जॉइंट की फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, जब मैंने इसको लॉक कर दिया तो इसके ऊपर यहाँ पे इसका मोमेंट होगा, जाहिर सी बात है ये फिक्स है, ठीक है। सपोर्ट में वही बना रहा हूँ लेकिन हमने इसको फिक्स जो है अज्यूम किया होगा, क्या मैं इसको वही सिंपल दे देता हूँ, ये वाला जो है, और ये वाला जो है इसका मोमेंट इसके ऊपर जो है वो जाहिर सी बात है ये भी फिक्स है, इसके ऊपर फिक्स है। तो आपका ये जो स्पैन है, ये वाला स्पैन जो है, मैं अगर इसको कहूँ ये AB स्पैन है, ओके, इसके ऊपर ये वाला मोमेंट यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा, और इन द सेम वे आपका इस वाला, ये वाला जो स्पैन है इसका जो मोमेंट होगा वो भी जो है वो इसके ऊपर ट्रांसफर होगा, इस जॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब ये दोनों जो मोमेंट्स आएंगे, ठीक है, इन दोनों मोमेंट्स का जो डिफरेंस होगा, जो अनबैलेंसिंग मोमेंट होगा, फॉर एग्जांपल अगर इस वाले स्पैन से 10 किप फिट मोमेंट आ रहा है और इस वाले स्पैन से 5 किप फिट मोमेंट आ रहा है, तो अनबैलेंसिंग मोमेंट कौन कौन सा होगा, जो जॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा होगा, 10 माइनस 5, ठीक है जी। वो जो भी डायरेक्शंस होंगी वो उस वक्त जो भी मैग्नीट्यूड होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वो अलग बात है। फॉर एग्जांपल अनबैलेंसिंग मोमेंट जो है वो 5 है, किप फिट है, ओके। ये सारी की सारी जो है यूनिट्स वो किप फिट में है। तो ये जो अनबैलेंसिंग मोमेंट है, ऑफ कोर्स इसने कहाँ जाना है, इस अनबैलेंसिंग मोमेंट ने जाहिर सी बात है इसको रीडिस्ट्रीब्यूट होना है, ठीक है। वो जॉइंट तो अपने पास नहीं रखेगा इसको, वो इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा, उसको जो है वो हम कहते हैं जी कैरी ओवर इफेक्ट। अभी हम सारी चीजों के ऊपर आएंगे। जो ये अनबैलेंसिंग मोमेंट बचेगा हमारा, वो वापस जो है वो हमारे
जो दूसरी सपोर्ट्स हैं, ये वाली जो सपोर्ट है, एक ये वाली सपोर्ट है और एक हमारी जो है वो ये वाली सपोर्ट है। ये जो है अनबैलेंसिंग मोमेंट जो है जब जॉइंट से, अब इसकी स्टिफनेस जो है वो डिसाइड करेगी इस वाले स्पैन पे जो अनबैलेंसिंग मोमेंट आएगा, ठीक है, वो हाफ जो है वो इस वाली सपोर्ट पे चला जाएगा, और इस वाले स्पैन पे जो मोमेंट आएगा वो जो हाफ जो है वो इस वाली जो है वो सपोर्ट पे चला जाएगा। इसी तरीके से हम फिर हम इसको लॉक करेंगे, फिर अनलॉक करेंगे, और जो बैलेंसिंग मोमेंट बचेगा उसको जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कैरी ओवर करेंगे। पहले क्या होगा कि इन स्पैन्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा और फिर जो है वो कैरी ओवर होकर दूसरी सपोर्ट के पास चला जाएगा। इट मींस के पहले अनबैलेंसिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट होकर इस जगह पे आएगा एंड देन वो ट्रेवल करके उसका 50% जो है वो हमारा वो दूसरी जो फार सपोर्ट है उसके ऊपर चला जाएगा। ओके, ये इसकी जो है वो बेसिक जो है वो चीज है। ओके, तो ये इसकी जो है बेसिक्स है। अच्छा, हम इस मेथड के ऊपर अभी आएंगे, सारी की सारी इंशाल्लाह ताला ये चीजें जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें जो हम डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स इंशाल्लाह, तो आपको ये सारी कहानी जो है वो समझ आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें, पहली जो चीज है जो हमने समझनी है वो साइन कन्वेंशन है। ठीक है, इसकी साइन कन्वेंशन को आपने समझना है। इसमें जो ये जो एंटी क्लॉकवाइज साइन आपको नजर आ रही है वो नेगेटिव होगा, और ये जो क्लॉकवाइज साइन है मोमेंट की वो पॉजिटिव होगा। इसकी अपनी साइन कन्वेंशन है, भूल जाए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की साइन कन्वेंशन अपनी है, लेकिन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक को यूज करने के लिए इसकी अपनी जो है वो सेपरेट साइन कन्वेंशन है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव है और क्लॉकवाइज जो है वो पॉजिटिव है। ये आपने जो है वो जहन में रखना है। ओके, इसके बाद जब आप, जाहिर सी बात है, जब आप इंटरनल जॉइंट्स को जो है वो सबको आप फिक्स अज्यूम करेंगे ना, जिस तरह हमने वो जो सपोर्ट तो थी वो हिंज थी या रोलर थी, लेकिन हमने उसको फिक्स सपोज किया, तो आप क्या करेंगे, फिक्स एंड मोमेंट्स जो है वो उनके कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, फिक्स एंड मोमेंट्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे, वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिक्स एंड मोमेंट्स जो है वो फॉर एग्जाम्पल आपका ये जो ये कह रहा है कि फिगर 12.2 में PL/8 जो है वो आपका, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, मैं जरा इसको स्लाइड्स को पीछे ले जाता हूँ, फिगर 12.2, हाँ जी, फिगर 12.2 जो है वो यहाँ पर ही है। सॉरी, मैं पीछे चला गया। तो ये जो फिगर 12.2 है आपकी, इसमें अगर आप देखें कि आपका ये जो लोड है, इसके ऊपर पॉइंट लोड है वो 800 लग रहा है, और इसकी मोमेंट की जो वैल्यूज है वो क्या है, PL/8 और PL/8। ये जाहिर सी बात है, ये दोनों मोमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, लोड एक ही है तो मोमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। अगर लोड इसेंट्रिक होता है या लोड दो किस्म के होते तो मोमेंट्स में जो है वो तब्दीली, लेकिन सपोर्ट्स पे जो है मोमेंट जो है वो हमारा एक ही है। ओके, अच्छा जी, अब अगर आप देखें कि ये PL/8 और आप सोचेंगे जी ये फिक्स एंड मोमेंट्स की जो है वैल्यूज जो है वो कहाँ से आ रही हैं, तो इसके लिए आपके पास ये टेबल गिवन है। अगर आप देखें कि ये वाला जो टेबल है यहाँ पे, यही चीज गिवन है, ये देखिए यहाँ पे PL/8 एंड PL/8 आपका जो है सेंटर पे जो है पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, और ये दोनों फिक्स एंड मोमेंट्स आपके पास यहाँ पर मौजूद है, जिसमें PL/8 एंड PL/8 है। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए, ये दोनों एंड फिक्स है, यहाँ पर एक एंड जो है वो हिंज है और एक एंड फिक्स है। ये भी टेबल पे लेफ्ट पे दोनों एंड फिक्स है, राइट पे जो अगर आप देखिए कि आपकी एक सपोर्ट हिंज है और एक फिक्स है। ये क्यों है, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, कि अगर आप फार एंड जो है वो दूर वाला जो एंड है, अगर आप फिक्स सपोर्ट सपोज करते हैं तो ये वाली मोमेंट की वैल्यू यूज करेंगे, लेकिन अगर आप फार एंड पिन या हिंज सपोर्ट सपोज करते हैं या रोलर सपोज करते हैं तो आप मोमेंट की जो वैल्यूज है, फिक्स एंड मोमेंट्स की वैल्यूज है, वो ये यूज करेंगे। ये कब होंगी, वी विल डिस्कस इंशाल्लाह, we will discuss after one or two examples। इसमें भी हम देखेंगे कि अगर आप फार एंड फिक्स नहीं सपोज करते। बहरहाल, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। अच्छा जी, अब आप देखें कि इसमें जो है वो दो मोमेंट्स की वैल्यूज आ गई। एक है -1000 MAB, ये वाला, क्योंकि ये काउंटर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव है। ये क्लॉकवाइज है MBA, तो ये आपकी क्या आ गई, 1000 न्यूटन मीटर आ गई। ओके, ये बात आपने याद रखनी कि आपने साइन कन्वेंशन यही यूज करनी है, आपने साइन कन्वेंशन में कोई मिस्टेक नहीं करनी। अच्छा जी, इसके बाद अगर आप देखें, इसके बाद जो है वो स्टिफनेस, मेंबर की स्टिफनेस है। ओके, मेंबर की जो स्टिफनेस है वो क्या है, मेंबर की स्टिफनेस अगर आप देखें कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टिफनेस, स्टिफनेस फैक्टर जो है वो फॉर एग्जांपल यही है कि ये जो मोमेंट है, अगर आप देखें ये फार एंड फिक्स है, इसका इस बीम का फार एंड फिक्स है, मोमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट, ठीक है, जो स्लोप
1 रेडियन प्रोड्यूस करने के लिए जितना मोमेंट चाहिए हम उसको क्या कहते हैं, स्टिफनेस कहते हैं। मींस ये इक्वेशन जो है, एक्चुअली ये इक्वेशन जो है वो m इज इक्वल्स टू 4 e i ओवर l थीटा ए है। ये एक्चुअली इक्वेशन, ये स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में डिस्क्राइब्ड है, लेकिन वो हमारा पार्ट नहीं है कोर्स का। तो ये एक्चुअली ये है, तो ये वाला जो कांस्टेंट है, ये वाली जो इसका जो पार्ट ऑफ द इक्वेशन है, उसको 4ei और l हमने जब ले लिया यहाँ पे, तो इसका ये जो स्टिफनेस के हमने कहा कि जी ये के से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। इट इन अदर वर्ड्स m इज इक्वल्स टू क्या हो गया जी, ये के थीटा ए। इट मींस कि ये जो स्टिफनेस है, स्टिफनेस ये जो है वो आपकी डिफाइन करती है कि आपको इतना मोमेंट चाहिए इस स्टिफनेस से। इन अदर वर्ड्स जिस भी मेंबर की स्टिफनेस ज्यादा होगी वो ज्यादा मोमेंट को अट्रैक्ट करेगा, जो ज्यादा स्टिफर होगा वो ज्यादा मोमेंट को अट्रैक्ट करेगा। ओके जी, क्योंकि मोमेंट का अगर आप देखें इस इक्वेशन में तो स्टिफनेस का और मोमेंट का ये जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, आप देखें। ठीक है, मींस जितनी स्टिफनेस बढ़ेगी उतनी उसकी मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी आपकी मेंबर की जो है वो बढ़ेगी। अभी हम इस चीज को डिस्कस भी करेंगे। ओके, तो फार एंड फिक्स के लिए जो आपका स्टिफनेस जो फैक्टर है मेंबर का वो क्या है, 4ei ओवर l। ओके, जब आपका फार एंड अगर फिक्स ना हो, ओके, अगर फार एंड आपका पिन हो तो स्टिफनेस कितनी होगी, वी विल डिस्कस अब आफ्टर दिस। हम ये एग्जांपल करेंगे इसके ऊपर, देन उसके बाद जो है वो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अगर हमारा फार एंड फिक्स ना हो और हमारा फार एंड जो है वो हमारा पिन हो, रोलर हो, तो देन व्हाट शुड वी डू। ओके, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेट्स मूव अहेड। जॉइंट का जो स्टिफनेस फैक्टर है, अब देखिए ये जो है वो एक ए जॉइंट है, ये तीनों जो है वो एंड्स इसके फिक्स है। इसकी स्टिफनेस जो है वो जाहिर सी बात है ये वाला जो फैक्टर है 4ei और l से कैलकुलेट करके उसने जो है वो आपको एक वैल्यू दे दी है। ओके, उसने आपको जो है वो एक वैल्यू दे दी है, 1000 है, इसकी 4000 है, इसकी 5000 है। अब देखिए ये जो मेंबर है आपका के जो ए सी जो मेंबर है, इसकी स्टिफनेस फैक्टर जो है वो मेंबर की वो ज्यादा है। इट मींस के ये जो है मोमेंट भी ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा कैरी करेगा। ओके, अगर आपको ज्वाइंट की स्टिफनेस फैक्टर चाहिए तो आप क्या करेंगे, सारी स्टिफनेसेस को क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे आप ऐड कर देंगे। तो सिंपल जिस तरह इसने यहाँ पे इन सबको जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के थ्रू ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि जी इतना मोमेंट जो इतनी जो है वो हमें मोमेंट चाहिए। ठीक है, अमाउंट ऑफ मोमेंट नीड टू रोटेट द जॉइंट थ्रू एन एंगल ऑफ 1 रेडियन। फिर जॉइंट को रोटेट करने के लिए उसको इतना जो है वो मोमेंट चाहिए। इसके बाद अगर आप देखिए कि जी अब ये तो है कि कौन सा मेंबर अब कितनी स्टिफनेस, कितनी जो है वो मोमेंट जो है वो कैरी करेगा। जस्ट लाइक अभी मैंने बताया आपको कि जी इसका जो है वो स्टिफनेस, मेंबर का स्टिफनेस फैक्टर 5000 है, तो ये ज्यादा मोमेंट कैरी करेगा। ठीक है, ये कैसे हमें पता चले कि कौन सा मेंबर कितना मोमेंट कैरी करेगा, ज्वाइंट से कितना शेयर लेगा अपना मोमेंट का। क्योंकि ज्वाइंट ने जो है वो देखिए ना यहाँ पे ये जो ज्वाइंट ए है, इससे तो जाहिर सी बात है जो इसके ऊपर मोमेंट आएगा ये मेंबर्स की तरफ जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ट्रांसफर करेगा। लेकिन किसको कितना देगा, किस मेंबर को कितना जो है वो मोमेंट देगा, तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है वो डिफाइन करेगा कि कौन सा मेंबर कितना मोमेंट लेगा। ओके, लाइक अगर आपने देखा होगा ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है कि अगर आप 4 लोगों को कहते हैं, तो अगर 4 बंदों के साथ मिलके कोई चीज अगर उठाई हो, फॉर एग्जांपल फ्रिज उठा रहे हैं, टेबल उठा रहे हैं, तो ज्यादा लोड किसकी तरफ जा रहा होता है, जो ज्यादा जोर लगा रहा होता है। ऐसा ही होता है ना कि जो अगर कोई बंदा ज्यादा जोर लगा रहा होता है, ज्यादा ताकत एक्सर्ट कर रहा होता है, तो लोड भी उसी की तरफ जा रहा होता है ऑटोमेटिकली। तो यही कॉन्सेप्ट है एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है वो डिफाइन करता है कि कौन सा मेंबर आपका कितना मोमेंट जो है वो रेजिस्ट करेगा या कैरी करेगा। उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला ये है कि आपने क्या करना है, उस मेंबर की स्टिफनेस और आपने उस टोटल ज्वाइंट की स्टिफनेस से जो है वो उसको डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जांपल कैसे जी, फॉर एग्जांपल ये आपके पास मोमेंट आ रहा है यहाँ पे ज्वाइंट पे 2000 न्यूटन मीटर। ओके, 2000 न्यूटन मीटर में अब ए बी के ऊपर कितना मोमेंट जाएगा, ए सी के ऊपर कितना मोमेंट जाएगा, ए डी के ऊपर कितना मोमेंट जाएगा। इसके लिए आपको जो है वो ए डी का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर चाहिए जी, ए बी का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर चाहिए और ए सी का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर चाहिए। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ए बी का कैसे डिफाइन करेंगे, वही फॉर्मूला आपके पास है कि मेंबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टिफनेस है मेंबर की वो कितनी है, 4000 है, और ज्वाइंट की जो स्टिफनेस है वो कितनी है, 10000 है। तो उसका जो आंसर आया वो 0.5
4 आया। ओके, और इसी तरीके से आप सारे जो है वो मेंबर्स के डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फैक्टर्स को डिफाइन करेंगे और फिर उनको क्या करेंगे, उन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स को, टोटल जो मोमेंट आपके जॉइंट के ऊपर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2000 न्यूटन मीटर आ रहा है। ओके, 2000 न्यूटन मीटर जो आपका आ रहा है यहाँ पे, तो आपने क्या करना है, उसको वहां पे जस्ट जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे। ओके, ये देखें तो आपका ये जो मेंबर ए सी है वो 1000 न्यूटन मीटर जो है मोमेंट ले रहा है। वो कितना मोमेंट ले रहा है, 1000 न्यूटन मीटर मोमेंट ले रहा है। इसकी स्टिफनेस ज्यादा थी मेंबर की, तो उससे ज्यादा मोमेंट को जो है वो सपोर्ट किया है या रेजिस्ट किया है या कैरी किया है या इनवाइट किया है। बोथ ऑल वर्ड्स आर वेरी फिजिबल टू यूज है। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें जो आपने ध्यान में रखनी है कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसी भी जॉइंट का, आप जाहिर सी बात है ये अगर सारे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को सम अप करेंगे तो दिस शुड बी इक्वल टू 1, ये कभी भी 1 से जो है वो ग्रेटर नहीं होगा। ये बात आप हमेशा आपने याद रखनी है। ओके, so this could be the MCQs also, okay, if you are taking the online exam। अच्छा जी, अब बात आती है कि अगर आपके मेंबर की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम है, ठीक है, और आप जो है वो फॉर एंड आपका फिक्स है, आप सारी चीजें लेकर चल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप रिलेटिव स्टिफनेस को यूज कर सकते हैं। कैसे रिलेटिव स्टिफनेस को यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्या है जी, के अपॉन समेशन ऑफ के, ठीक है, ठीक है, के अपॉन समेशन ऑफ के। अगर आपका के जो है वो 4EI ओवर एल है, ठीक है, 4EI ओवर एल है, तो ये 4EI ओवर एल जाहिर सी बात है हर मेंबर का जो है वो अलग अलग होगा, और 4EI प्लस 4EI ओवर एल, ठीक है, 4EI ओवर एल, ओके, सो ऑन, जितने भी आपकी समेशन है, ठीक है, तो समेशन जो है वो आपकी समेशन जो है वो आपकी क्या होगी कि आप इसमें से जो है वो 4E जो है वो कॉमन ले लें ऊपर से, ठीक है, और 4E आप यहां से कॉमन ले लें। तो जब आप 4E को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, IL, आपकी रिलेटिव स्टिफनेस जो है वो बच जाएगी। तो रिलेटिव स्टिफनेस जो है वो आपकी जो है वो यहाँ पे I अपॉन एल बचेगी, जो 4E और 4E कैंसिल हो जाएंगी, तो रिलेटिव स्टिफनेस फॉर एंड, ये फॉर एंड फिक्स के लिए, ठीक है जी, ये रिलेटिव स्टिफनेस जो है वो आपकी फॉर एंड फिक्स के लिए, पिन के लिए नहीं है, ठीक है। तो आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए आप 4EI और एल यूज करें, I और एल यूज करें, सो दैट इज द सेम थिंग। ओके, अच्छा, अब इसके बाद जो है वो कैरी ओवर फैक्टर है। कैरी ओवर फैक्टर वो यही है कि जब आपका अनबैलेंसिंग मोमेंट आपका मेंबर के ऊपर पहुंचेगा, ठीक है, आपका जो जो जॉइंट के ऊपर, जॉइंट आपका जो है मेंबर की तरफ देगा, तो उसका जो हाफ ऑफ द मोमेंट है, ठीक है, वो प्लस 1/2 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी आप उसकी साइन को जो है वो कुछ भी नहीं करेंगे। अगर माइनस में है तो वो माइनस को हाफ उधर ले जाएंगे, माइनस फॉर एग्जांपल अगर -1000 है तो -500 दूसरे जॉइंट पे चला जाएगा। अगर आपका +500 है तो अगर आपका जो है वो 250 प्लस जो है दूसरे जॉइंट की तरफ चला जाएगा। सिंपली आपने क्या करना है, मोमेंट का 50% ले जाके जो है वो वहां पर आपने फिक्स एंड पे दूसरी सपोर्ट पे जो है वो आपने उसको कैरी ओवर करके ले जाना, ठीक है, पिन से लेके आपने उसको वॉल तक ले जाना है, ठीक है। ये जो है वो फार एंड जो है वो फिक्स के लिए जो कैरी ओवर फैक्टर है वो +1/2, ये फॉर एंड फिक्स के लिए है। अच्छा जी, कैरी ओवर फैक्टर जब अगर आप बात करते हैं पिन के लिए, तो पिन के लिए तो आपको पता है कि वो पिन जो है वो उसको सपोर्ट मोमेंट को लेती ही नहीं, तो वो उसके ऊपर कैरी ओवर होकर भी नहीं जाएगा, ये हमेशा फिक्स सपोर्ट की तरफ ही कैरी ओवर होके जाएगा, ठीक है। तो आपका जो प्रोसीजर है वो एनालिसिस के लिए, प्रोसीजर ये है कि पहले आपने क्या करना है जी, पहले जो है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स और फिक्स एंड मोमेंट्स को आपने डिफाइन करना है। फिक्स एंड मोमेंट्स के लिए जो है वो तो टेबल मौजूद है आपके पास, आपने अभी टेबल्स को देखा, तो आपने उनको साइन कन्वेंशन प्रॉपर्ली यूज करनी है, अभी हम एग्जांपल करेंगे, उसको अपने मद्देनजर रखना है। ये बात आपने याद रखनी है कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है वो फिक्स सपोर्ट के लिए 0 है, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है वो पिन एंड के लिए भी जो है वो क्या है आपका 1 होगा। ओके, अच्छा जी, अब फिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है वो आपका जो है वो फिक्स एंड के लिए क्यों 0 होगा और पिन एंड के लिए क्यों 1 होगा, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, एग्जांपल जब हम करेंगे तो वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, ये बात आपने जहन में रखनी है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है कि जो मोमेंट जो है वो आपने जॉइंट को जो है वो इक्विलिब्रियम में रखने के लिए आपने मोमेंट जो है वो डिटरमाइन करने हैं, आपने अनलॉक करना है जॉइंट को, और जो काउंटर बैलेंसिंग मोमेंट है आपने उसको क्या करना है। अच्छा,
अब फॉर एग्जांपल जो भी आपका बैलेंसिंग मोमेंट होगा उसकी साइन चेंज होगी। फॉर एग्जांपल ये जो है मोमेंट जॉइंट के ऊपर आए हैं 110 और ये मोमेंट जो है वो जॉइंट के ऊपर आया है आपका कितना 5। ओके, ये बात मैंने पहले डिस्कस नहीं की लेकिन अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा कि इसका जो काउंटर बैलेंसिंग मोमेंट जो होगा वो जाहिर सी बात है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है वो अनबैलेंसिंग मोमेंट कितना है, क्लॉकवाइज जो है वो 5 है, ठीक है, क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज 5 है, क्लॉकवाइज 10 है, तो क्लॉकवाइज 5 काउंटर बैलेंसिंग है। तो इसको काउंटर करने के लिए, बैलेंस में रखने के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज जो है वो 5 चाहिए, ठीक है। इट मीन्स कि अगर इसकी ये +5 है तो हमें क्या चाहिए, -5 चाहिए। तो काउंटर बैलेंसिंग मोमेंट हमेशा उसकी साइन जो होगी वो उसकी अपोजिट होगी अनबैलेंसिंग मोमेंट की, ठीक है। उसकी जो है वो काउंटर बैलेंसिंग मोमेंट की हमेशा जो साइन होगी वो आपकी क्या होगी, अपोजिट होगी टू द अनबैलेंसिंग मोमेंट। अच्छा, ये आपने साइकिल तब तक ले जाना है जब तक आपका जो है वो जो आपके जो मोमेंट्स हैं वो उनकी वैल्यूज जो है वो इतनी कम हो जाए कि आपका जो है वो जॉइंट जो है वो टोटली जो है वो रोटेट कर जाए, क्योंकि हमें तो वो मोमेंट चाहिए जो उसको 1 रेडियन जो है वो रोटेट करे, मींस उसकी रोटेशन अगर जितनी पूरी हो जाएगी तो वो हमारा फाइनल मोमेंट होगा उसके ऊपर। बहरहाल ये अभी हम साइकिल से ये कैसे काम करते हैं अभी हम एग्जाम्पल में आएंगे तो उसको फर्दर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल है, आप देखें कि इस एग्जाम्पल में आपका जो आपका ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें कि अच्छा जी, आप देखिए जो आपका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल जो है वो अगर आप देखें कि ये हमारा स्पैन है ए बी जो कि 15 फीट है, बी सी जो कि 20 फीट है, इसके ऊपर बी सी के ऊपर जो है वो आपका यूडीएल है 240 पाउंड पर फीट। ओके, तो आप अगर इसमें देखें कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमें गिवन है 300 इंच 4 और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका जो है वो बीसी का 600 इंच 4 है। इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो जो है वो सेम है, कांस्टेंट है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी आपकी जो है वो लाइक रिलेटिव स्टिफनेस अगर आप यूज करते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी। जिस तरह आप देखें यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ये कॉमन निकल के यहाँ पे जो है वो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगी। ओके, तो बार अभी हम इसकी चीज के ऊपर आते हैं। स्टिफनेस जो है वो अगर आप देखें आपने क्या करना है, पहले आपने सारे जॉइंट्स को जो है वो आपने क्या करना है, फिक्स करना है। जब आपने फिक्स किया तो व्हाट यू नीड, आपको इसके जो पहला जो प्रोसीजर है आपने इसके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स को कैलकुलेट करना है और फिक्स एंड मोमेंट्स को जो है वो कैलकुलेट करना है। अब आपका मेंबर स्टिफनेस जो है वो बी ए की जो मेंबर स्टिफनेस है वो क्या होगी 4EI/L। आप देखें यहाँ पे आई जो है वो 300 है, लेंथ जो है वो 15 है। ओके, तो आपकी ये जो वैल्यू है 4E20, क्योंकि ई कांस्टेंट है तो हमने उसको कुछ नहीं किया, इंच 4 ये हमारे पास और फिट जो है वो ये आ गई। अगेन आपके पास ये 600 मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लेंथ जो है वो 20 है, ये हमारे पास आ गई। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है वो आपका बी ए का कितना आया 0.4। आपने क्या किया, दोनों को जो है वो जाहिर सी बात है आपने जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जॉइंट बी के लिए जो है वो आपने किया ना, क्योंकि ये जॉइंट बी के लिए है। ओके, तो आपका ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है वो जॉइंट बी के लिए बीसी के लिए वो कितना आएगा 0.6 आएगा। दिस इज थ्रू कैलकुलेशन। आपने जस्ट जो है वो मेंबर की स्टिफनेस रखी है और उसको डिवाइड किया है जॉइंट की स्टिफनेस से। मेंबर की स्टिफनेस जो है वो आपने अलग अलग रखी है और जॉइंट की स्टिफनेस से आपने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया है। ओके, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, ये इसके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स जो है वो डिफाइन हो गए। उसके बाद क्या होगा जी, आपने सोचा होगा कि ये जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमने ए बी का और सी बी का क्यों नहीं किया, क्योंकि आपका देखिए ए बी में आपका जो जॉइंट ए जो है वो फिक्स है और सी बी आपका जो जॉइंट है वो क्या है, फिक्स है। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपका ये जो स्टिफनेस है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो आपकी क्या है, मोमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट, ठीक है, मोमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट। अब आपको पता है कि ये जो फिक्स है सपोर्ट है इसमें रोटेशन क्या होती है, 0 होती है। इसमें भी क्या होती है आपकी रोटेशन जो है वो 0 होती है। इसकी रोटेशन थीटा क्या होता है आपका, स्लोप क्या होता है इसका, रोटेशन या स्लोप क्या होता है इसका, 0 होता है। तो आपको इसकी जब आप ज्वाइंट की स्टिफनेस अगर आप निकालेंगे तो ज्वाइंट की स्टिफनेस के लिए आपको क्या चाहिए कि आपकी जो स्टिफनेस होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट स्टिफनेस चाहिए। इट मींस कि आपको पता ही नहीं कि इनफाइनाइट साइज ऑफ मोमेंट जो है वो चाहिए इस वॉल को रोटेट करने के लिए। इन अदर वर्ड्स जो है वो वॉल स्टिफनेस जो है वो भी आपका क्या होगा, या जो फिक्स सपोर्ट का जो है वो 0 होगा। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है आपका
इसके फिक्स सपोर्ट के लिए क्या होता है, वो जीरो होता है। ये जो अभी हमने पहली बात की थी, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इसके लिए क्या होगा, आपका जीरो होगा। ओके, तो इस चीज को जो है वो आपने नजर में रखना है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है वो आपका पिन सपोर्ट के लिए जो है वो 1 होगा। ये जो है वो आज हम आगे एग्जांपल करेंगे तो उसमें जो है वो डिस्कस करेंगे कि उसके पीछे भी क्या रीजन है। ओके, तो लेट्स गो अहेड। अब आपने क्या करना है कि यूडीएल के लिए WL² 12 और WL² 12 BC जो है वो आपका नेगेटिव होगा, फिक्स एंड मोमेंट BC। ठीक है, मैं जरा पीछे जा रहा हूँ ये टेबल में आपको दिखाने के लिए कि ये देखिए, ये यहाँ पे जो है वो UDL है और ये WL² 12 है और ये भी WL² 12 है। ओके, तो ये चार्ट जो है वो आरसी ब्लर बुक आपको ऑलरेडी दी हुई है, उसमें जो है वो मौजूद है। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें तो ये जो है आपका BC जो है मोमेंट होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि वो काउंटर क्लॉकवाइज है। मैं थोड़ा इसकी तरफ चला जाता हूँ। अगर आप देखें कि ये भी अगर जो आया आपका फिक्स है तो ये काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट है, और ये जो है यहाँ पे क्लॉकवाइज है, तो काउंटर क्लॉकवाइज हमारा नेगेटिव है और क्लॉकवाइज जो है वो हमारा पॉजिटिव है। हमने यहाँ पे साइन कन्वेंशन को जो चूज किया हुआ। ओके, अच्छा जी, इसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, आपने फिक्स एंड मोमेंट्स जो है वो कैलकुलेट कर लिए। वो आगे आपके -8000 और +8000 वैल्यूज ऑफ कोर्स सेम आनी है, लेकिन साइंस वुड बी डिफरेंट। अच्छा, इन स्टिफनेसेस के अगर आपने यहाँ पे 4 EI और L यूज किया, आप इसको रिलेटिव स्टिफनेस से भी कर सकते थे बहरहाल। तो आप ये जो है वो जहां पर भी जो है वो आपका इसके बाद आप जब आप इसको करेंगे फिक्स एंड मोमेंट्स को जो है वो अगर आप डिफाइन करेंगे, तो उसके बाद का जो आपका स्टेप है, ये थ्योरी है उसकी, बहरहाल मैं इसमें नहीं जाना चाहता, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, हेबलर में 2-3 टेक्निक्स हैं। अब हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पे जो है वो आपको जो चीज समझानी है वो यहाँ पे शुरू होती है। आपने हमेशा क्या, इसका जो टेबल है वो किस तरह बनाना है, वो इस तरह बनाना है कि आपने ज्वाइंट बनाना है, ज्वाइंट में जितने मेंबर्स है उतने जो है वो आपने कॉलम्स बनाने हैं। ज्वाइंट ए में सिर्फ और सिर्फ मेंबर जो है वो ए बी है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है वो 0 है। ज्वाइंट बी में आपके 2 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स भी हो सकते हैं जी, ठीक है, 2 मेंबर्स हैं यहाँ पे, 3 भी हो सकते हैं, 2 मेंबर्स हैं यहाँ पे। जब आप फ्रेम्स में आएंगे तो आपके फिर 3 मेंबर्स होंगे, 4 मेंबर्स होंगे, वो हम इंशाल्लाह जब फ्रेम सॉल्व करेंगे तो आप देख लीजिएगा। तो BA और BC, BA का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमने पीछे कैलकुलेट किया 0.4 है, और BC का जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो 0.6 है। ठीक है, और हमारा ये जो मेंबर है ज्वाइंट C है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है वो क्या है, आपका 1 है। ओके, अब इससे 1 से क्या मुराद है, 1 से ये मुराद है कि आपका ये जो मोमेंट है, ठीक है, मोमेंट जो है वो आपका, ये आपका मोमेंट जो है वो वैसे का वैसा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और जस्ट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा 50% वाले हिसाब से। ठीक है, फिर फॉर एंड फिक्स के ऊपर, बल्कि इसके ऊपर जो है वो अच्छा, अगर आप देखें कि यहाँ पर 2 मिनट जो है वो इसको बैक ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ज्वाइंट जो है वो C है, तो ज्वाइंट सी का जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है यहाँ पे CB जो है वो आपका 1 है। अच्छा, इस चीज को जो है यहाँ पे हम लेट मी रेक्टिफाई दिस थिंग। ओके, तो आपका जो है, अच्छा जी, ये अगर आप देखिए ये एग्जांपल जो है वो आई एम सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई मुझसे कि मैंने इसको कोरिलेट कर दिया पिछले एग्जांपल से। यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है, ये जो थे, ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स जो थे वो इस अंडरस्टैंडिंग के लिए थे, वो इस बीम के लिए थे। लेकिन ये जो हम सॉल्व करेंगे, वो जो बीम है, वो बीम हमारा जो है वो ये है जिसमें हमने वो लास्ट फिक्स सपोर्ट है उसको जो है वो रॉकर से रिप्लेस कर दिया है। ओके, तो इसी वजह से इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है CB का, वो हमारा आपको पता है हिंज या रॉकर का हमेशा 1 होता है, जो कि हमने यहीं पर डिस्कस करना था। ओके, वो यही है कि अगर आप देखें कि मेंबर स्टिफनेस और जॉइंट स्टिफनेस इसकी जो है वो आपकी क्या है, वो आपकी सेम है। ओके, तो इसका जो है वो आंसर जो है वो क्या आएगा, आपका 1 आएगा। ओके, तो इसी वजह से इसका जो आंसर है वो आपका क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपका जो ज्वाइंट की स्टिफनेस अगर आप देखेंगे तो वो क्या होती है, वो सम ऑफ स्टिफनेस ऑफ ऑल मेंबर्स होती है। ओके, तो आप देखिए कि इसको जो है वो यहाँ पे जो इस ज्वाइंट की स्टिफनेस है वो एक ही सिंगल मेंबर इसके साथ कनेक्टेड है, पेन है ये। ओके, तो इसको आप क्या करेंगे, उसी के साथ जो है वो डिवाइड कर देंगे, तो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो 1 आएगा। फिक्स के लिए 0 क्यों आएगा, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अच्छा, ये चीज मुझे यहाँ पर पिन हुई, देखिए यहाँ पे यही तो बात होती है कि अंडरस्टैंडिंग से अगर आपकी ठीक है,
वो मुझे यहाँ पे मिस्टेक इसकी जो फील हुई वो यही हुई कि यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है 1 रखा हुआ, जबकि आई थॉट कि वो फिक्स सपोर्ट वाला जो एग्जांपल है उसके लिए जो है वो इस वाले जो हमारी जो सपोर्ट है सी के लिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने देखे यहाँ पे सी बी का 0 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। लेकिन बहरहाल ये जो एग्जाम्पल है वो सेम एग्जाम्पल है, कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट एंड सपोर्ट को रॉकर से जो है वो फिक्स से जो है वो रॉकर में कन्वर्ट कर दिया गया है। अच्छा जी, बैक टू द पॉइंट कि हमने क्या किया, यहाँ पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स को जो है वो प्लेस कर दिया। इसके जो फिक्स एंड मोमेंट्स है हमारे बी सी का हमारे पास मौजूद है और वो और सी बी का, जो कि ऑलरेडी जो है वो हमने कैलकुलेट किए हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि बी सी का और सी बी का जो है वो हमारा कितना है, आप देखें +8,000 और -8,000 में यहाँ पे देखें आप कि हमने इसको कैलकुलेट किया हुआ है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, जस्ट ये देखिए मैं आपको बताऊं, ये लाइक अ गेम है, ये खेल है। आप वंस इसको समझ गए आप जो है वो चीजों को समझ जाएंगे। पहला पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने जो है वो जॉइंट्स को लॉक कर देना है, ठीक है। लॉक करने के बाद आपके पास क्या होगा, आपके पास क्या होगा, लॉक करने के बाद आपने जी आपका जो जॉइंट है, ओके, आपका जो जॉइंट है आप जब उसको अनलॉक करेंगे तो जॉइंट बी के ऊपर, मैं जरा इसको क्लियर कर देता हूं, जॉइंट बी के ऊपर जो अनबैलेंसिंग मोमेंट है वो कितना है, -8,000 है। अनबैलेंसिंग मोमेंट है जॉइंट बी के ऊपर, देखिए ये जॉइंट बी है, इसके ऊपर जाहिर सी बात है और कोई मोमेंट नहीं है, और इस स्पैन से कोई मोमेंट नहीं आ रहा क्योंकि उसके ऊपर कोई लोड नहीं है। अगर उस ए बी स्पैन पे जो है वो लोड होता तो यहाँ पर कोई मोमेंट होता, लेकिन यहाँ पर लोड नहीं है तो कोई मोमेंट नहीं है, तो आपके पास अनबैलेंसिंग मोमेंट जो है वो कितना है, -8,000 ही अनबैलेंसिंग मोमेंट है। ओके, आपने क्या करना है, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए आपको कितना चाहिए, +8,000 चाहिए, ठीक है। काउंटर बैलेंसिंग मोमेंट, इसको जो है वो ज्वाइंट को बैलेंस करने के लिए, ज्वाइंट को जो अनबैलेंस कर रहा है वो -8,000 कर रहा है, ठीक है। और ज्वाइंट को बैलेंस करने के लिए हमें कितना चाहिए, अगेन आपको कितना चाहिए, +8,000 चाहिए। अब वो जो +8,000 है आपका, यहाँ पे मैं थोड़ा पीछे फिगर की तरफ चला जाता हूँ क्योंकि हमारा ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। आपके पास इस वाले जॉइंट पे जो है वो आपका जो है वो 8,000 है, ओके। अब ये जो +8,000 है वो ए बी के पास कितना जाना है इसमें से, और बी सी के पास इसमें से कितना ये जो है वो जाना है, ओके। ये चीज जो है वो हमने यहाँ पर जो है वो फाइंड आउट करनी है, ओके। वो कैसे होगी, वो ये ऐसे होगी, आपके पास उस चीज को सॉल्व करने के लिए क्या है, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आप करेंगे। अनबैलेंस मोमेंट को क्या करेंगे, स्पैन्स में, जॉइंट की जो स्पैन्स है उनमें पहले क्या करेंगे, आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। पहले आप बांटेंगे जी, ये फला स्पैन जी, स्पैन बी है आपको इतनी मोमेंट है, स्पैन बी सी आपका इतना मोमेंट है, ओके। स्पैन बी ए के हिस्से में 0.4 से अगर आप 8,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 3,200 आएगा। अगर आप 0.6 से अगर आप 8,000 को +8,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 4,800 आएगा, ओके। ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। आपके डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपको पता है कि वो दूसरी सपोर्ट पर कैरी ओवर होकर जाना है। यहाँ पे इस सपोर्ट से इस स्पैन पे जो है वो आपका मोमेंट आ गया, तो ये जो आगे जो है वो इसकी जो फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट, अगर ये पिन सपोर्ट है तो कैरी ओवर नहीं होगा, याद रखिएगा। ये कैरी ओवर होगा ही क्योंकि आपकी फिक्स सपोर्ट ही मोमेंट को कैरी करती है, मोमेंट को इनवाइट करती है। अगर यहाँ पे पिन होता तो ये कैरी ओवर नहीं होता। ये यहाँ पे जो है वो क्या होगा, आपका कैरी ओवर होके यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। कैरी ओवर होकर आपका जो है वो यहाँ पे चला जाएगा, तो ये आपका जो मोमेंट है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो हमने सब याद रखिएगा कि आखिरी जो रॉकर सपोर्ट है उसको भी फिलहाल फिक्स ही अज्यूम किया हुआ है क्योंकि हमने फार एंड फिक्स की जो है वो स्टिफनेस जो है वो यूज की हुई है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, कैरी ओवर हो गई, ये 50% जो है वो यहाँ पर आपका चला जाएगा। उसके बाद आप देखें यहाँ पे, अच्छा जी, आप यहाँ पे देखें कि ये आपका ये जो एंड है वो जॉइंट है वो फिक्स है, ये वाला जॉइंट जो है वो रॉकर है या रोलर है, ओके। आप देखिए कि आपने क्या किया, पहले पहले हमने फिक्स एंड मोमेंट को क्या किया, जो है वो उसका उसका काउंटर बैलेंसिंग मोमेंट हमने चेक किया कि यहाँ पर जो है वो हमारा काउंटर बैलेंसिंग मोमेंट जो है वो कितना है, -8,000 है, जो कि कितना हो गया, +8,000 हो गया, ठीक है। +8,000 जो है आपका जो हमारा मोमेंट आया उसमें आपने क्या किया, आपने फिर उसको क्या किया, जो आपके दो स्पैन्स जो है वो
ज्वाइंट के साथ बी के साथ कनेक्टेड है, बी ए और बी सी आपने उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपने क्या किया, उसको कैरी ओवर किया। अच्छा, कैरी ओवर में आपको याद रखना है कि आपने साइन को चेंज नहीं करना, जो साइन है आपने उसको वैसे ही रखना है। तो कैरी ओवर सेक्टर हमेशा जो है वो +1/2 है, तो वो प्लस ही रहे, जो साइन है उसकी अगर माइनस है तो माइनस रहेगा मोमेंट, प्लस है तो प्लस रहेगा। यहाँ पर जिस तरह 3200 है तो ये आपका प्लस जो है वो 1600 यहाँ हो गया, प्लस 3200, इसका 50% कितना हो गया, कैरी ओवर होके 1600 हो गया। यहाँ पर अगर हम ज्वाइंट सी को देखें, यहाँ ज्वाइंट बी का हो गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। क्या हुआ, काउंट आपने जब उसको अनलॉक किया तो आपको इस ज्वाइंट के ऊपर आपने मोमेंट देखा कि अनबैलेंसिंग मोमेंट -8000 था, जिसको बैलेंस करने के लिए आपको +8000 चाहिए था, और आपने +8000 दे के उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। ये देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट लिखा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, उसको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। स्पैन का जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा उससे आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। देन उसके बाद आपने उसको क्या करना है जी, कैरी ओवर करना है, और उसका 50% जो है वो आपकी जो फार सपोर्ट है वो फिक्स है, तो वो फिक्स सपोर्ट की तरफ चला जाएगा। यहाँ पर हिंज सपोर्ट है, आप कह रहे होंगे जी ये सी तो रॉकर और हिंज है, नहीं, लेकिन हमने यहाँ पर उसको इसकी जो स्टिफनेस फैक्टर जो लिया है, जो भी चीजें की हैं वो फिक्स वाली ली है। यहाँ पर हमने इसको जो है फिलहाल सी को यहाँ पर जो है वो फॉर एंड फिक्स करके जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो ये आपका जो है वो कह रही हो, आप देखेंगे कि लास्ट में इसका मोमेंट 0 आ गया है कि हिंज जाहिर सी बात है कोई मोमेंट नहीं लेता। बहरहाल इस चीज के भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला जब इसकी हम स्टिफनेस जो है वो फार एंड रोलर वाली लेंगे। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इसका 4800 जो है वो 50% होके जो है वो कहाँ चला गया, आपका 2400 होके यहाँ पर आ गया। इसका दूसरी सपोर्ट बी सी का जो है वो ज्वाइंट सी के ऊपर चला गया, और जो है वो आपका जो बी ए का जो है वो ज्वाइंट ए के ऊपर चला गया, कैरी ओवर होके। ये कैरी ओवर हो गए। इसके बाद आप ज्वाइंट सी को देखें, ज्वाइंट सी को जब आपने अनलॉक किया है तो यहाँ पर 8000 अनबैलेंसिंग मोमेंट पॉजिटिव मौजूद था। काउंटर बैलेंस करने के लिए आपको -8000 चाहिए, और आपने वही रखा है क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1 है और कोई स्पेन यहाँ पर नहीं है। सो दिस वुड बी कैरिड ओवर -4000। ये इसी जो है वो बी की तरफ जो है वो चला जाएगा, कैरी ओवर होके वो कितना जाएगा, -4000 चला जाएगा। अब अगेन 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 आपने क्या करना है, देखिए ये साइकिल्स जो है वो यहाँ पर उसने शो किए हुए, स्टेप शो किए हुए। उसके बाद अगर आप देखिए इस स्टेप 4 में अगेन आपने ज्वाइंट को लॉक किया, फिर अनलॉक किया, ठीक है। अनलॉक करने के बाद अगर आप ज्वाइंट बी को देखें तो ज्वाइंट बी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर देखिए -4000 का मोमेंट है, तो आपको कितना चाहिए जी, +4000 चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए। ओके, कितना चाहिए इस -4000 को काउंटर बैलेंस करने के लिए, मोमेंट +4000 चाहिए। तो +4000 इट मींस कि आपने क्या करना है, उसको 0.4 से मल्टीप्लाई करना है +4000 को, और 0.6 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप +4000 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1600, और आप जब अगर उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2400, और वही क्या होगा, 1600 का हाफ 800 मोमेंट ए पे चला जाएगा, कैरी ओवर हो जाएगा, कैरी ओवर सी ए, और उसके बाद जो है वो आपका 2400 का जो है वो 50% जो कि 1200 है वो कैरी ओवर होकर आपका सपोर्ट ज्वाइंट जो है वो सी की तरफ चला जाएगा, सपोर्ट सी की तरफ चला जाएगा। फिर आपने अगेन जो है वो क्या करना है, आपने अगेन ज्वाइंट सी के ऊपर आना है, ठीक है। ज्वाइंट सी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 2400 पॉजिटिव मोमेंट जो है वो मौजूद है। आपने इसको बैलेंस करने के लिए आपको काउंटर बैलेंसिंग मोमेंट जो है वो -2400 चाहिए, जो कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1 है, तो ये वही का वही जो है वो कंप्लीट यहीं पे रहेगा। अगेन आपने इसको जो है वो कैरी ओवर करना है, -1200 जो है वो बी की तरफ चला जाएगा। इसका कोई और ज्वाइंट इसकी तरफ नहीं है, मतलब कोई और जो है वो स्पैन के साथ कनेक्टेड नहीं है ये, वरना उस जो है वो ज्वाइंट की तरफ चला जाता, ठीक है। अगेन इसी तरीके से आपने क्या करना है, इन साइकिल्स को कंटिन्यू करना है जब तक देखिए ये जो है वो मोमेंट जाके हमारा कितना आया है, जाके मोमेंट हमारा 0 पॉइंट्स में 1 से जो है वो कम हो गया ये मोमेंट हमारा। मींस जो हमारा जो अनबैलेंसिंग मोमेंट है यहाँ पे वो 0.37 आके बचा है -8000 से। तो -8000 से जब ये 0.37 पे बचा है, अगर बचा है, तो आपने क्या करना है, इस साइकिल को जो है वो यहाँ पे रोक देना है। आपने क्या करना है, जस्ट इन ये जो कॉलम है आपका, इस कॉलम को, इन कॉलम्स को आपने अर्थमेटिकली जो है वो इनको सम अप करना है। अर्थमेटिकल सम, अर्थमेटिकली जो है वो मींस जो प्लस है प्लस है, माइनस है माइनस है। आप जब इसका सम करेंगे, अर्थमेटिक सम करेंगे, तो ये कितना आया, 2823 का मोमेंट आया। ओके, यहाँ पर जो है
ज्वाइंट बी जो है उसके ऊपर एक जो है वो बी ए के ऊपर जो आपका जो आया वो 5647 है, और दूसरा जो ज्वाइंट स्पैन है बी सी उसके ऊपर -5647 है। ये जो मोमेंट्स की वैल्यू सेम आई है, दिस इज द साइन, ये एक निशानी है कि आपकी कैलकुलेशन ठीक है। अगेन आप इस कॉलम को जब सम अप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो मोमेंट की वैल्यू जो है वो आपकी क्या आई है, आपकी 0 आई है। ठीक है, तो ये जो मोमेंट की वैल्यू है आपकी 0 आई है। अच्छा जी, ये जो है आपको पता है कि आपने सोचा होगा जी ये हिंज सपोर्ट थी, इसका जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हम फिक्स इसके जो है ये जो है वो आपकी जो है वो क्या कहते हैं इसके ऊपर कैरी ओवर नहीं होना चाहिए था, कैरी ओवर करने के, अच्छा कैरी ओवर नहीं होगा, ये बात भी आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह ताला कि ये जो हमारी जो रॉकर सपोर्ट है सी, जो जॉइंट सी है, इसके ऊपर कैरी ओवर होना आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, कोई रिजल्ट नहीं है, 0 ही आना था। तो खामखा ये वाली एक्सरसाइज, क्योंकि आगे जाके हम इसको और प्रिसाइज करेंगे और छोटा करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह जब हम फार एंड पिन की स्टिफनेस फैक्टर यूज करेंगे और वही फिक्स एंड मोमेंट यूज करेंगे, तो फिर ये साइकिल जो है वो हमारे लिए और आसान हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसके बाद जो प्रोसीजर है आपके पास ये एग्जाम्पल मौजूद है, इस एग्जाम्पल में, ठीक है, इस एग्जाम्पल में जो है आपने क्या करना है जी, इस एग्जाम्पल में आपने जो करना है वो ये है कि आपने इसको जो है वो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए ये फिक्स एंड मोमेंट है आपके 2823, ठीक है, 0.3, और यहाँ पे ये जो है वो इसका फिक्स एंड मोमेंट यहाँ पर मौजूद है। आप सोच रहे होंगे कि ये जो रिएक्शंस इसने कैलकुलेट किए हुए यहाँ पे, ठीक है, ये जो है वो रिएक्शंस जो इसने जो है वो ये जो मोमेंट है, सॉरी, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, ये जो है वो रिएक्शन है, ये इससे कैसे कैलकुलेट किए। सो आई वुड लाइक टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट दैट। मैंने एक हैंड राइटिंग प्रैक्टिस की है, लेकिन उसमें भी थोड़ा एक एरर है, तो वो आपने जो है वो ठीक करना है उसको। उसको जो है वो ठीक करने के लिए थोड़ा उसमें एक मिस्टेक है कि देखिए मैंने यहाँ पे जो है वो इसको फिक्स सपोर्ट दे दी है। ओके, आपने इसको जो है वो रेक्टिफाई करना है, दिस इज नॉट द फिक्स सपोर्ट, ये भी जो है वो रोलर है या रॉकर है। तो अभी हम चल के इंशाल्लाह ताला इसको ठीक करेंगे, बहरहाल इस चीज को ठीक करना है हमने बहरहाल। तो ये चीज आपने जो है वो नोट करनी है कि ये यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, थोड़ा एरर है यहाँ पे। तो अब जो है वो आपके जो मोमेंट है, देखिए मैंने सिंपली क्या किया है, 2823, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो है वो मैं इसको ले आया हूँ यहाँ पे कि 2823 का मोमेंट यहाँ पे रखा है, ये पॉजिटिव है तो इसको क्लॉकवाइज रखा है, ये भी 5647 पॉजिटिव है तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन दी है। आप देखें इस एग्जांपल में ये दोनों पॉजिटिव्स हैं, ठीक है, ये देखें ये आपके जो है वो दोनों पॉजिटिव है, तो मैंने इन दोनों को जो है वो क्लॉकवाइज जो है वो यहाँ पे रखा है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है। अगेन आप देखें कि आपके पास 5647 जो है वो मोमेंट है, वो जो है वो यहाँ पर आपका, मैं थोड़ा इस ड्राइंग को रब कर देता हूँ जिस पर डिस्टर्बिंग, 5647 पाउंड फिट आपका जो है वो ये माइनस में है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे देखिए ये माइनस है, इसी वजह से हमने इसको जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज रखा है, एंटी क्लॉकवाइज रखा है। अब इन रिएक्शंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, देखिए रिएक्शंस की जो है ना वो दो हैं, एक तो रिएक्शन जो है वो आपका ड्यू टू मोमेंट होगा, ये जो है वो आप देखिए यहाँ पर इस चीज को अगर कि ये दोनों के दोनों जो है वो मिला के आपके, अगर आप इन दोनों को देखें तो ये जो है मोमेंट एक 2823.3 और 5647, ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, इस मेंबर को जो है एक क्लॉकवाइज जो है मोमेंट, एक अनबैलेंस मोमेंट आपका प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एक आपका है 5647 और ये जो है वो आपका 2823.3 पाउंड, ठीक है। अब इसको ये देखिए यहाँ पे जो है वो इसको इसके ऊपर जो है वो क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है, ओके, तो इसको जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगाने के लिए हमें रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो किस तरह देनी पड़ेगी, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करने के लिए हमें कपल उसी तरह का बनाना पड़ेगा। ये देखिए ये यहाँ पे जो है वो क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज कपल जो है वो प्रोड्यूस करेगा, मींस के हमें रिएक्शन की वैल्यूज वो इसमें ऐड करनी पड़ेंगी, जो इस वाले जो क्लॉकवाइज मोमेंट को ये जो है वो हमारा जो है वो ये मोमेंट जो है वो दोनों को जो है वो क्या करें, एक दूसरे को काउंटर करके इक्विलिब्रियम में लेकर आए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखिए आप इन रिएक्शंस को कैसे कैलकुलेट करें, जो हमारा ये जो मोमेंट है इसको इक्विलिब्रियम में लेकर आए, जो अनबैलेंसिंग मोमेंट है, जो हमारे मेंबर को अनबैलेंस कर रहा है, क्लॉकवाइज जो है वो मेंबर पूरे को रोटेट कर रहे हैं, हमें एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो है वो रिएक्शंस देने पड़ेंगे,
कपल देना पड़ेगा। वो कैसे, उसकी डायरेक्शन तो हमने देख ली कि डायरेक्शन उसकी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करने के लिए हमें ये वाली डायरेक्शन चाहिए, ये और ये। आगे आपने देखा कि ये जो है यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन उसकी वैल्यूज क्या होंगी, आपने क्या करना है, देखिए ये जो है मोमेंट यहाँ पे दोनों ऐड हो गए आपके, ओके। डिफरेंस भी हो सकता था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो जो डोमिनेट करता, जो ज्यादा होता, फॉर एग्जाम्पल ये अगर एंटी क्लॉकवाइज होता, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज दोनों का जो डिफरेंस आता, फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज की वैल्यू ज्यादा आती तो अगेन हम वही एंटी क्लॉकवाइज कपल रखते। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज जो है वो वैल्यू ज्यादा आती ही तो फिर क्या होता, हम जो है वो ये वाला जो है वो अपवर्ड कर देते और ये वाला जो है वो डाउनवर्ड कर देते, ताकि हमें जो है वो क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करते, और उस जो हमारा जो डिस्टर्बिंग जो मोमेंट है एंटी क्लॉकवाइज उसको जो है वो हम जीरो करते। ये जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपने क्या किया, दोनों मोमेंट्स को ऐड किया और उसके लेंथ से जो है वो आपने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। तो आपके पास वैल्यूज क्या आई, 564.7 पाउंड्स, 564.7 पाउंड्स, 282.3। यहाँ पर भी सेम जो है वो, यहाँ पर अगर आप देखें कि ये एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मोमेंट डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो हमने यहाँ जो है वो जो है वो क्लॉकवाइज कपल के लिए इसको अपवर्ड डायरेक्शन दे दी और इसको डाउनवर्ड। तो ये जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, इस वाले एंटी क्लॉकवाइज को माइनस में ले आने के लिए, ओके। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपने इनको कपल्स की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। अच्छा जी, अब ये तो हो गए रिएक्शन की वैल्यूज ड्यू टू मोमेंट्स, फिक्स एंड मोमेंट्स की वजह से। अब जो होगा वो लोड की वजह से जो रिएक्शंस होंगे जो हम सिंपली सपोर्टेड में करते होते थे पहले भी, मतलब जो सिंपली हमारे जो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर था जिसमें हम करते थे, यहाँ पर कोई लोड नहीं है तो इसके जो है वो रिएक्शन जो है वो जीरो है, क्योंकि ए बी स्पैन में कोई भी लोड नहीं है, आपने देखा कोई एक्सटर्नल लोड उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा, तो वो जो है वो आपके जीरो रहेंगे। लेकिन यहाँ पे 240 पाउंड पर फिट का जो है वो लोड लग रहा है, तो आपको पता है कि यूडीएल सिंपली सपोर्टेड अगर आप यूडीएल को करें तो आपका जो है वो WL/2 और WL/2 बनता है आपका, ठीक है। तो WL/2 एंड WL/2 आपका कितना बनता है, 2400 ये दोनों के दोनों क्या है आपकी डायरेक्शन होगी, अपवर्ड होंगी। इसके बाद आप देखिए कि मैंने क्या किया, हमने क्या किया, यहाँ पे इनको प्लेस कर दिया हमने, जो जो इनकी जो ये जो है वो ड्यू टू फिक्स एंड मोमेंट है और ये ड्यू टू हमारा जो है वो लोड वही का वही आ गया, लेकिन उसका जो रिजल्टेंट आया वो ये आया, ओके। इसका रिजल्टेंट जो है वो हमने रखा यहाँ पर, ये दोनों के दोनों अपवर्ड है 2400, लेकिन ये वाला जो है वो ड्यू टू कपल क्लॉकवाइज कपल प्रोड्यूस करने के लिए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो इन दोनों का ये अपवर्ड है ये डाउनवर्ड है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना आया, 2117.65 आया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, देखिए यहाँ पर जो है वो मैंने थोड़ी मिस्टेक की है, इसको आपने जो है वो रॉकर करना है अगेन। हालांकि आल्दो मैंने रिएक्शन वही रखा है क्योंकि मैं रिएक्शन की वैल्यूज को फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो मैंने रिएक्शन ही रखा है। तो ये जो मिस्टेक है आपने ठीक करनी है इसको, ये रॉकर है या रोलर है, ओके। किसी भी स्ट्रक्चर की जो है वो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ओके। तो फ्री बॉडी डायग्राम में आप देखें इसका जो ये वर्टिकल रिएक्शन है, तो ये जो है वो यहाँ पे अगर मैं इसका यहाँ पे सेक्शन कट करूँ, इन दोनों को यहाँ पे सेक्शन कट करूँ, इसका सेक्शन यहाँ पे कट करूँ, इसका सेक्शन यहाँ पे कट करूँ, तो ये जो है वो सेक्शन मेरा यहाँ सामने आ जाएगा। ये अपवर्ड है तो इस सेक्शन पे ये शेयर जो है वो डाउनवर्ड हो जाएगी। अगेन ये डाउनवर्ड जो है वो यहाँ पे अपोजिट होकर ट्रांसफर होकर इस मेंबर पे अपवर्ड हो जाएगी, ये अपवर्ड ही रहेगी। ये अगेन जो है वो ज्वाइंट के ऊपर जो है वो क्या रह जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी। और ये जो सपोर्ट मेंबर है, इस मेंबर की भी जो अपवर्ड फोर्स है वो ज्वाइंट के ऊपर डाउनवर्ड में आ जाएगी, ओके। अगेन ये वाली जो अपवर्ड है यहाँ पर डाउनवर्ड होगी, ये डाउनवर्ड है यहाँ पे सपोर्ट पे जो है वो आखिर में अपवर्ड हो जाएगी, ओके। तो ये जो है वो फ्री बॉडी डायग्राम्स हमने पहले भी डिस्कस की हैं, ओके। तो आपने क्या करना है यहाँ पे कि 564.7 पाउंड्स जो है वो आपने अपवर्ड यहाँ पे करके ये डाउनवर्ड हो जाएगी 564.7 जो भी। अच्छा, आपने यहाँ से शुरू करना है सेंट्रल स्पैन से, आपके पास क्योंकि सेंट्रल स्पैन की वैल्यू मौजूद है यहाँ पे, ये डाउनवर्ड 564.7 है, लेकिन हमने जो जेनेरिक हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाई है हमने अपवर्ड रखा हुआ है, या तो हम इसको डाउनवर्ड करें, ठीक है, और इसको फिर अपवर्ड करें और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये डाउनवर्ड हो जाएगी, या आप क्या करें अपवर्ड ही रहने दें इसको, ठीक है, या आप क्या करें अपवर्ड ही रहने दें इसको, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो माइनस में लिख दें, अपवर्ड लिख दें लेकिन वैल्यू माइनस में लिख दें। दोनों टेक्निक से हमने डिस्कस की हुई है, आप कोई भी टेक्निक जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा जी, ये दोनों जो रिएक्शंस है 564.7 और 2682.35
दोनों के दोनों आपके शिफ्ट हो जाएंगे इस जॉइंट के ऊपर डाउनवर्ड में, और ये अपवर्ड जो रिएक्शन की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी आपकी 3247.5 जो है वो 05 जो है वो आपका जो है वो क्या बन जाएगा, ये जो है वो रिएक्शन की वैल्यू बन जाएगी। अच्छा, इसको फर्दर जो है वो मैंने सॉल्व किया, यहाँ पे हमने सॉल्व किया, तो आपके पास देखें कि ये रिएक्शन की वैल्यूज जो है वो आ गई। ये जो है वो अपवर्ड माइनस में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको फिर आप ठीक करेंगे तो ये क्या हो जाएगी आपकी डाउनवर्ड जो हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगी डाउनवर्ड इसकी जो है वो रिएक्शन। आपको पता है कि अगर आपने कोई अगर डायरेक्शन अज्यूम की है उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव आई है, इट मींस उसकी डायरेक्शन को आप क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे उसकी डायरेक्शन को। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने चेक करना है कि आपने जो वैल्यूज रिएक्शन की कैलकुलेट की हैं वो ठीक है या गलत है। इट इज वेरी इजी। आप जब समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस करेंगे आपके पास सारी वर्टिकल फोर्सेस की वैल्यूज मौजूद हैं, ओके, और आपके पास ये लोड भी मौजूद है, तो आपका ये जो है वो 240 इंटू 20 ये 4800 है। ये वैल्यू यहाँ पे मैंने माइनस में रखी हुई है। अगर आप इस फिगर को देखते, क्योंकि अपवर्ड पॉजिटिव है, यहाँ पे डाउनवर्ड जो है वो यहाँ पे फोर्स है, तो तब भी ये नेगेटिव ही होती। तो आप देखिए कि यहाँ पर 4800 माइनस 4800, तो ये मीन्स जीरो हो गया है। तो इट मीन्स के हमारी जो रिएक्शन की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है हमारे इस बीम के लिए, वो हमारी जो वैल्यूज हैं वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो स्ट्रक्चर का जो इक्विलिब्रियम है वो उसको सेटिस्फाई कर रही है। ओके, सो दिस वाज द एग्जांपल फॉर ये जो एग्जांपल है इसको हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया है। दूसरे जो एग्जांपल्स है मैंने उनके लिए रिएक्शन की जो है वैल्यूज जो है वो नहीं निकाली, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। इसी एग्जांपल को देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो लेट मी नो प्लीज। इस एग्जांपल को मैं थॉरोली डिस्कस करूंगा। इस एग्जांपल में जो है वो कोई डिफरेंस नहीं है, 3 स्पैन है, उसमें 2 स्पैन थे, इसमें 3 स्पैन है। इसमें ऑफ कोर्स जो है वो हमारी स्टिफनेस फैक्टर वो 3 स्पैन की होंगी। जॉइंट के ऊपर जो है वो हमारे जो हमारा जो कॉलम्स है वो टेबल के वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, जस्ट जो है वो टेबल यूज करना है वहां पे, और फिक्स एंड मोमेंट्स को जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, आप इसको 4EI और एल के बजाय यहाँ पे देखिए आपने 4EI और एल के आई और एल भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपने इसको क्या करना है जी, आपने जस्ट इन जो आपके जो ये जो वैल्यूज हैं आपने यहाँ पर जो है वो इनको रख देना है। यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर देखें, इन चीज को नोट करेंगे। ए आपका ज्वाइंट जो फिक्स है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहाँ पे 0 है। ये जॉइंट डी फिक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपका क्या है, 0 है। अगर आप इन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को हर जॉइंट पे सम अप करें तो वो भी 1 है। देखिए 0.5 है, 0.4 है। ओके, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जस्ट वही सेम आपने जब जो फिक्स एंड मोमेंट्स है वो रखे, आपने जब जॉइंट्स को अनलॉक किया तो आपके पास यहाँ पे ये जॉइंट बी है, आपके पास जो अनबैलेंसिंग मोमेंट है वो -240 है। इसको बैलेंस करने के लिए आपको कितना मोमेंट चाहिए, +240 चाहिए। +240 जब आ गया तो आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करना है तो यहाँ पे 0.5 मीन्स की 50-50 होके ये 120 BA की तरफ चला जाएगा, 120 BC की तरफ चला जाएगा। फर्दर BA क्या करेगा, ठीक है, BA क्या करेगा, इसको ज्वाइंट ए की तरफ जो है वो कैरी ओवर कर लेगा। हाफ इसका ज्वाइंट ए की तरफ कैरी ओवर हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। सभी ज्वाइंट्स के साथ आपने इसी साइकिल को जो है वो मेंटेन करना है। ठीक है, हर ज्वाइंट, ये ज्वाइंट करने के बाद आप नेक्स्ट ज्वाइंट पे आ जाए, फिर नेक्स्ट पे आ जाए। ठीक है, ज्वाइंट डी जो है वो आपका वो फिक्स है, जाहिर सी बात है उसके ऊपर जो भी होगा वो कैरी ओवर होके मोमेंट आएगा। फिक्स ज्वाइंट पे सिर्फ कैरी ओवर होके, लास्ट अगर आपका ज्वाइंट फिक्स है तो कैरी ओवर होके मोमेंट्स उसके ऊपर आते हैं, अदरवाइज नहीं आते। तो ये सेम साइकिल है, यहाँ पर भी उसने जो है देखिए यहाँ पे रिएक्शंस को जो है वो यहाँ पे डाउनवर्ड रिएक्शन है, यहाँ पे ये रिएक्शंस कैलकुलेट किए हैं, लाइक जिस तरह हमने वहाँ पे पिछली एग्जांपल में रिएक्शंस कैलकुलेट किए हैं, तो आपने भी इन रिएक्शंस को है वो उसी तरीके से जो है वो कैलकुलेट करना है। एंड आई होप यू विल डू दैट। ठीक है, इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गई है। सो यहाँ पर एक जो इस एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल 12.2, इसको मैंने क्यों यहाँ पे रखा है, वो इसीलिए रखा है कि देखिए आप इसमें जो है वो फ्री एंड यहाँ पर मौजूद है। अब आपका जो स्पैन है जिसका फ्री एंड है, आप उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है, उसको सिर्फ डिस्कस करने के लिए जो है वो मैंने यहाँ पे इसको रखा है। आपका देखिए ये जो बी है आपका, इसका फ्री एंड का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी जो है वो क्या है आपका, 0 है। ठीक है, याद रखिएगा। और आपको पता है कि फ्री एंड भी किसी मोमेंट को सपोर्ट जो है वो नहीं करता। ठीक है, लेकिन ये जो फ्री एंड है आपका, ये जो फ्री एंड है आपका ज्वाइंट बी के ऊपर जो है वो 400 इंटू
50 का आपका जो है वो मोमेंट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। कितना मोमेंट है इसका? 400 इंटू 50। देखें यहाँ पे 2 मिनट, 400 इंटू 50, सॉरी 400 इंटू 10 है, सॉरी 400 इंटू 10 फीट है। तो ये 4000 पाउंड फीट का आपका जो है ये ओवरहैंगिंग स्पैन जो है वो इंटरनल मोमेंट जो है वो बी के ऊपर जो है वो लगाएगा। लेकिन बी को जो है वो इंटरनल मोमेंट कितना चाहिए बैलेंस करने के लिए? जाहिर सी बात है, आपका यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंट 4000 पॉजिटिव मोमेंट, एक एक जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, ये वाला जो मोमेंट है आपका बेंडिंग मोमेंट है। ये देखिए यहाँ पे इसका साइन कन्वेंशन से जो है वो कुछ नहीं जाता। इसका जो मोमेंट है आपका, जो ये यहाँ पर जो ज्वाइंट के ऊपर जब ये शिफ्ट होगा तो ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो क्लॉकवाइज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा देखिए, अगर आप इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं इसकी, ये देखें ये यहाँ पर जो है इसकी अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं 400, ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये वाला मोमेंट यहाँ पे जो है वो प्रोड्यूस होगा। ओके, ये वाला जो मोमेंट है आपका प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, वो कितना होगा? ये 4000 वाला। ओके, अब आप अगर आप यहाँ पे इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो ये वाला मोमेंट जो है वो 4000 आपका यहाँ पर ये जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, ये जो 4000 है, आपको पता है कि ये 4000 जो है आपका यहाँ पर आपने इसको जो है वो ज्वाइंट बी के ऊपर जो है वो आपने इसको जो है वो प्लेस कर देना है। ठीक है, अच्छा, ये जो इंटरनल जो ज्वाइंट है ये जो है वो 4000 है। इस मींस के ज्वाइंट बी को इसको खत्म करने के लिए आपको क्या चाहिए? ज्वाइंट बी को, ज्वाइंट बी से इसका जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म करने के लिए आपको क्या चाहिए? -4000 चाहिए। ठीक है, तो -4000 जो है वो ये आपको एडिशनल जो है वो इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इस ओवरहैंग पोर्शन का जो मोमेंट है आपका, ठीक है जी, इस ओवरहैंग पोर्शन का जो मोमेंट है ये जो है वो आपका, देखिए यहाँ पर जो है ये वाला मोमेंट जो है इसको काउंटर करने के लिए मैंने यहाँ पे सेक्शन कट किया। ये जो है वो यहाँ पे क्लॉकवाइज है और ये जो है वो यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे जो है वो इसका जो अगर आप इसको बैलेंस रखने के लिए ये वाला जो है वो क्लॉकवाइज आएगा, तो इस स्पैन में जो है वो एक्चुअली जो है वो आपका ये जो फिक्स एंड है इसके ऊपर जो है वो ये वाली जो क्लॉकवाइज 4000 है, क्लॉकवाइज 4000 है, वो जो है वो आपको यहाँ पे आपने रख दिया है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा जी? इसके बाद आपके पास जो फिक्स एंड मोमेंट है बी सी स्पैन के ऊपर, बी सी स्पैन के ऊपर -2000 है। ठीक है, ये चीज जो है वो आपने जहन में रखनी है। अब आपने क्या करना है? सेम साइकिल आपने रन करना है। आपका ये जो ज्वाइंट है डी आपका वो फिक्स है, आप जाकर पीछे देखें तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है वो आपने 0 रखा है। ठीक है, आप इसको जब सॉल्व करेंगे, साइकिल को पूरे को रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो ये हमारे जो ज्वाइंट है बी हमारा वो बैलेंस में आ रहा है, क्योंकि ये +4000 है तो यहाँ पे -4000 है। ये भी हमारा मोमेंट जो है वो ज्वाइंट जो है वो हमारा बैलेंस है। ये जो है वो हमारे पास ज्वाइंट है, इसके ऊपर फिक्स ज्वाइंट के ऊपर -293.6 है। ये जो भी मोमेंट्स आप देख रहे हैं सारे के सारे मोमेंट्स इसके ऊपर कैरी ओवर होके आए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन से इसके ऊपर नहीं आए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इसका क्या है? 0 है। ओके, आफ्टर दैट आपने क्या करना है जी? इसकी जो है वो रिएक्शंस और इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है एंड देन यू कैन ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अच्छा, ये तो हम सॉल्व कर रहे थे फॉर एंड फिक्स के लिए। ठीक है, हम जो स्टिफनेस यूज कर रहे थे 4EI और स्टिफनेस फैक्टर 4EI/L फॉर एंड फिक्स के लिए था, ये वाला था। हम जो है वो हम जो है वो ज्वाइन कर रहे थे, जो यूज कर रहे थे। अगर आपका जिस तरह आपने देखा कि आपके जो जो एंड्स हैं, आपके पिछले एग्जांपल में जो एंड था वो पिन एंड था, लेकिन आपने उसको फिक्स किया क्योंकि आपको ये उस वक्त तक ये चीज हमने डिस्कस नहीं की थी। लेकिन अगर आप कहते हैं जी आपका फॉर एंड पिन है और आप वो कंडीशन चूज करते हैं, तो आपका जो स्टिफनेस फैक्टर है वो आपका स्टिफनेस फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा? 4EI/L के बजाय 3EI/L बन जाएगा। ठीक है, 3EI/L बन जाएगा। लेकिन आपने जो चीज ख्याल रखनी है, जिसमें आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, वो ये गलती नहीं होनी चाहिए। मैं जरा पीछे चला जाता हूँ उन टेबल्स की तरफ। अगर 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 आप ये स्टिफनेस फैक्टर यूज कर रहे हैं 3EI/L, तो आपने याद रखिएगा कि आपने जो टेबल में से जो आपने फिक्स एंड मोमेंट जो लेने हैं वो राइट साइड ऑफ द टेबल से नहीं लेने। यहाँ पे
आप देखें कि यहाँ पे जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द टेबल नहीं लेने, राइट साइड ऑफ द टेबल लेने। यहाँ पे देखें ये जो है हमारे सारे के सारे जो है वो फार एंड पिन है। तो आपने ये जो फिक्स एंड मोमेंट की जो वैल्यूज हैं वो इनमें से लेनी है, ना कि इनमें से लेनी है, इनमें से लेनी है, ये आपने ख्याल रखना है अगर आप 3 EI और L यूज कर रहे हैं। नहीं तो आप 4 EI और L भी यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक आपने देखें यहाँ पे इस एग्जाम्पल में किया है हमने। इसका जो फार एंड है वो पिन है, लेकिन हमने इसको फिक्स किया है। इसका बाकायदा जो है वो इसका जो है वो हमने फिक्स करके जो है वो आप देखें कैरी ओवर भी किए हैं, सारी साइकिल चलाया, लेकिन आखिर में इसका जो आंसर आप देख सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो 0 ही आया है। अगर आप इस वर्कआउट से, इस जो है वो एक्सरसाइज से बचना चाहते हैं, आप कहते हैं जी मैं जल्दी सॉल्व कर लूँ चीज को, तो आपने 3 EI और L फार एंड फिक्स की स्टिफनेस फैक्टर यूज करना है, ये वाला। ओके, 3 EI और L वाला स्टिफनेस फैक्टर यूज करना है, और उसके बाद अपने जो बेंडिंग फिक्स एंड मोमेंट्स की जो वैल्यूज हैं वो आपने फिर वो यूज करनी है। ये एक एग्जांपल है जिसमें जो है वो हम ये टेक्निक यूज करेंगे जी। ये देखिए फार एंड फिक्स, हमने इसको तो फिक्स में ही यूज किया है, ठीक है। ये जो फार एंड जो पिन है वो याद रखिएगा वो एंड स्पैन के लिए यूज होगा इस तरह। अच्छा जी, ये ए बी की 4 EI ओवर L है, लेकिन हमने जो BC मेंबर है हमारा उसका जो स्टिफनेस है वो 3 EI ओवर L यूज किया है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमारा ए बी के लिए आपको पता है कि जी फिक्स सपोर्ट है, तो ये जो है वो 0 होगा, और बी ए के लिए जो है वो 0.4706 होगा, और BC के लिए जो होगा वो होगा हमारा 0.5294, और CB के लिए जो है वो जाहिर सी बात है पिन है, तो ये क्या होगा 1 होगा, ठीक है। इसके बाद आपने फिक्स एंड मोमेंट की वैल्यू देखें, यहाँ पे -WL² यूज किया। देखें ये आप, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये हमने कहाँ से लिया, फिर एक दफा दिखा देता हूँ ताकि कोई मिस्टेक की गुंजाइश ना रहे। ये जो बोथ एंड फिक्स का UDL का फिक्स एंड मोमेंट WL² है, लेकिन अगर आपका फार एंड पिन है, एक एंड फिक्स है, तो इसकी देखें बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू WL² है, तो आपने WL² अब यहाँ पे यूज करना है। ओके, अच्छा, WL² क्योंकि ये काउंटर क्लॉकवाइज वहां पर मोमेंट लग रहा है तो वो माइनस में ही होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो आपका ये जो है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1200 पाउंड फीट का फिक्स एंड मोमेंट आ जाएगा। अच्छा, इसके करने के बाद आप देखिए जिंदगी कितनी आसान हुई है, इतनी जिंदगी आसान हुई है कि ये वही एग्जाम्पल है जो हमने अभी सॉल्व किया था पीछे, इसको फिक्स लेके, ठीक है। उसमें कितने साइकिल्स चले हैं हमारे पास, देखें आप यहाँ पे शुरू वाला एग्जाम्पल जो हमने सॉल्व किया है, 1 से लेके कितने जी 23 साइकिल्स हमने चलाए हैं। लेकिन जब हमने उसका एप्रोप्रिएट स्टिफनेस फैक्टर यूज किया और मोमेंट यूज किया तो कितने साइकिल्स में हुआ है जी, एक ही साइकिल में मामला चित हो गया। ये फर्क है, आप वो ले सकते हैं टेक्निक, लेकिन यहाँ पे अगर आप इस चीज को वाइजली यूज करते हैं, आप देखें कि एक ही साइकिल चला है, कैरी ओवर जाहिर सी बात है फिक्स सपोर्ट की तरफ ही होना था, तो वही वैल्यू आपकी 1 साइकिल में जो है वो आपके पास यहाँ पर आ गई है। ये डिफरेंस देखें, आप वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन यहाँ पर अगर आप एप्रोप्रिएट स्टिफनेस फैक्टर्स यूज करेंगे और एप्रोप्रिएट फिक्स एंड मोमेंट्स यूज करेंगे जो फार एंड के पिन के लिए, तो ये जो चीज है आपकी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। सो एक और, अच्छा, ये जो है वो इसकी जिस तरह मैंने यहाँ पे, हमने यहाँ पे जो है वो सपोर्ट ज्वाइंट का सपोर्ट जो है वो रिएक्शन कैलकुलेट किया था, वही देखें यहाँ पे कैलकुलेटेड है, ठीक है, और उसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉन है यहाँ पे। ये एक और एग्जांपल है, किसी और बुक से मैंने लिया है, ठीक है। सारी चीजें सेम है, थोड़ा इसमें जो है यूडीएल का फर्क है, 2 यूडीएल है जिसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, सेम इसमें जो है वो सॉल्यूशन हुआ है। ओके, इसमें भी अगर आप देखें कि सारी की सारी चीजें कैलकुलेटेड हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स बनी हुई हैं, रिएक्शंस कैलकुलेटेड है। तो आप इस एग्जांपल्स को भी देख लीजिएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी, प्लीज लेट मी नो, आई विल आंसर दैट। नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम फ्रेम्स की फ्रेम के लिए जो है वो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक यूज करेंगे, और उसमें डिफरेंट फ्रेम्स आई विल ट्राई कि आपके सामने हो ताकि वो हमारे लिए आसान हो जाए चीजें, ठीक है। वी विल ट्राई टू डिस्कस दैट। थैंक्स अ लॉट। और अगर आपके इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैट। थैंक्स अ लॉट।